हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? तो बच्चों, हम लोग जो फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने पढ़ लिया था ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, और साथ ही हमने देख लिया था कि पायरुविक एसिड यदि एनारोबिकली आगे प्रोसेस हो रहा होगा तो किस तरीके से लैक्टिक एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को कि आखिर यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आगे प्रोसेस करना होगा तो पायरुविक एसिड कैसे लिंक रिएक्शन करता है, कैसे क्रेब साइकिल होती है, तो वो चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखते हैं लिंक रिएक्शन। और बच्चों, लिंक रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड जो है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो बच्चों, रिएक्शन किस तरीके के होते देखते हैं कि हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट बना था बच्चों वो क्या था? वो था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो था वो प्रोडक्ट कितने कार्बन का था बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, और फॉर्मूला जो आपने देखा था उसका CH3COCOS था। और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बने हुए थे? 2 मॉलिक्यूल बने हुए थे। तो बच्चों, ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं पायरुविक एसिड के वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो बच्चों, ये जो पायरुविक एसिड है इसमें 3 कार्बन थे, तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन में क्या हुआ है? यहाँ पर रिएक्शन में पायरुविक एसिड जो है उसमें से CO2 निकला होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड में कितने कार्बन बच्चों? 3 कार्बन। और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन। यानी कि 1 कार्बन जो है वो कहाँ गया? 1 कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोला? डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे देख सकते हैं बच्चों कि 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी कि सिर्फ 1 CO2 बाहर नहीं निकल रहा होगा बच्चों। कितने CO2 बाहर निकल रहे होंगे? 2 CO2 यहाँ पर बाहर निकल जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ में यहाँ पर एक और भी चीज़ हो रहा है क्या कि यहाँ पर रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए जो NAD होता है, NAD+, जो NAD होता है वो पायरुविक एसिड में से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो है उनको रिसीव करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? NADH2 में। तो हो गया बच्चों, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया, NAD खुद जो होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और बच्चों, 2 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन आएगी, यानी ऑक्सीडेटिव क्योंकि NADH2 बन रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन क्योंकि CO2 निकल रहा है। और बच्चों, यहाँ पर जो एंजाइम इस प्रोसेस में हेल्प करता है उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है बच्चों? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बच्चों, ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसके साथ में बहुत सारे को एंजाइम वर्क कर रहे हैं। तो वो को एंजाइम जो इसके साथ में वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वो को एंजाइम हैं लाइक TPP का फुल फॉर्म है बच्चों थियामीन पायरोफॉस्फेट। लिपोइक एसिड LA जो है वो लिपोइक एसिड है, और इसके साथ में ये को एंजाइम जो है वो वर्क कर रहा है यहाँ पर। और को एंजाइम के अलावा यहाँ पर काम करता है एक इनऑर्गेनिक को फैक्टर दैट इज Mg+2। ठीक है बच्चों, क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पर? TPP को, यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पर उसके साथ में क्या क्या को फैक्टर होते हैं? तो को फैक्टर होता है TPP यानी थियामीन पायरोफॉस्फेट, और उसके साथ में LA मीन्स लिपोइक एसिड। और बच्चों, यहाँ पर कोएंजाइम A काम कर रहा है, Mg+2 काम कर रहा है, और इनके अलावा बच्चों ये NAD जो है ये भी तो कोफैक्टर है। तो कोएंजाइम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से कितने कोफैक्टर काम कर रहे हैं? एक NAD हो गया, एक TPP 2, LA 3, कोएंजाइम A 4, और मैं Mg+2 5। ठीक है, तो बच्चों टोटल 5 कोफैक्टर जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, जिसमें से एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना ये होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों, ये प्रोसेस कहाँ पे हुई है आप बता सकते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली प्रोसेस जिसमें
CO2 निकल गया और NADH2 बन गया और 5 कोफैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, NAD, TPP, LA, कोएंजाइम A, Mg+2। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो बच्चों इस प्रोसेस में एनर्जी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, आखिर एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ है, यदि हम वो कैलकुलेट करें तो देखते हैं इसका एनर्जी कैलकुलेशन। तो बच्चों यहाँ पर एक सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है जहाँ पर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। इसमें टोटल 3 एंजाइम होते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो उन एंजाइम के थ्रू प्रोड्यूस हुआ 2 NADH2 यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2 NADH2। और बच्चों हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमारे NCERT के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 1 NADH2 इज इक्वलेंट टू 3 ATP। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 ATP के इक्वलेंट एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, लिंक रिएक्शन। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया है बच्चों, ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें, ये पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो बच्चों देखते हैं अब आगे क्रेब्स साइकिल। तो बच्चों क्रेब्स साइकिल जो है, इस क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था या फाइनली जो कंप्लीट क्रेब्स साइकिल जो है वो दिया था हैंस एडोल्फ क्रेब ने। तो हैंस एडोल्फ क्रेब्स, तो इन्होंने क्रेब्स साइकिल जो है उसको फाइनली दिया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था बच्चों। तो ये साइकिल कहाँ पर आखिर रन करिए, क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बच्चों कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो क्रेब्स साइकिल वाली प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसके अंदर, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 के अंदर, और वाटर भी रिलीज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम अच्छे से देखते हैं एक स्टेप करके। तो बच्चों सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A, बच्चों ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो लिंक रिएक्शन में बना था हमारा। एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो रिएक्ट करता है किससे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A आपस में रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड के फर्स्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बनने की वजह से ही इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और बच्चों सिट्रिक एसिड साइकिल के अलावा ये सिट्रिक एसिड जो है उसके अंदर 3 COH ग्रुप होते हैं, इसलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिट्रिक एसिड जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये सिस एकोनिटिक एसिड जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो फिर आगे कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, और ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से बन जाता है फर्दर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जिसको ऑक्सोग्लूटेरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑक्सोग्लूटेरेट। और फिर ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है बच्चों वो कन्वर्ट होता है नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A बच्चों आगे बनाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के बाद में बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर, और मैलिक एसिड अल्टीमेटली फिर से बना देता है क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो बच्चों रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से चलती है जहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में। बच्चों ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है इसके अंदर क्या आप बता सकते हैं कि कितने कार्बन है, बच्चों इसमें होते हैं 2 कार्बन्स। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है बच्चों इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है बच्चों इसके अंदर होते हैं नंबर ऑफ कार्बन
4, और ये दोनों मिल जाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा बच्चों उसके अंदर कितने कार्बन होंगे, उसके अंदर होंगे 6 कार्बन। कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा बच्चों, 6 कार्बन का। तो जब हम इसको देख रहे हैं कैसे कि ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ और उसके बाद लिंक रिएक्शन हुआ, एक ग्लूकोज से यदि प्रोसेस चल रही थी तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने थे, वो 2 ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, सिट्रिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या है, इस साइकिल का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। और इस सिट्रिक एसिड के अंदर कितने COH ग्रुप थे, 3, इसीलिए इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए। फिर सिट्रिक एसिड जो है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, और वो आइसोमर कौन सा है, वो आइसोमर है आइसोसिट्रिक एसिड। सबके सब 2 मॉलिक्यूल। आइसोसिट्रिक एसिड जो है बच्चों वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के अंदर, और कितने मॉलिक्यूल बन गए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बन गए। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ है फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बच्चों। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है इसके भी कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो भी बन जाएगा, फिर सक्सिनिक एसिड भी बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके भी, 2 मॉलिक्यूल्स। फ्यूमेरिक एसिड जो बन रहा है बच्चों ये भी कितने, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। मैलिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर यदि आपको दिक्कत आती है कि आखिर किसके बाद में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये याद रखने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिसके थ्रू आप इनको ध्यान रख सकते हैं। कि जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिट्रिक एसिड, तो एक ट्रिक ऐसा हो सकता है कि सिट्रिक, मैं एक राइम बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, उससे आपको ध्यान रहेगा। सिट्रिक सिस आई, यानी सिट्रिक सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक, सिट्रिक सिस आई और का मतलब यहाँ पे ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से लें, सिट्रिक सिस आई और 1 कटोरी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बोला, तो 1 कटोरी साथ में देख रहे हैं आप सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड, साथ में फ्रूट से आप फ्यूमेरिक एसिड याद रखें, मलाई मैलिक एसिड याद रखें, और लाई ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो बच्चों ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ यदि आपको ज़रूरत पड़ती हो तो बच्चों राइम को इस तरीके से बनाए कि सिट्रिक सिस आई और 1 कटोरी साथ में फ्रूट, मलाई और लाई। सिट्रिक मतलब सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, और का मतलब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा 1 कटोरी मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, साथ में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्रूट फ्यूमेरिक एसिड, मलाई मैलिक एसिड और लाई ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो बच्चों ये आपको हेल्प कर देगा इसमें जो सीक्वेंस है कंपाउंड्स का वो ध्यान रखने के लिए। ठीक है बच्चों, अब एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई कि हमको इस ट्रिक के थ्रू ये याद रहेगा कि स्टेप में कौन पहले आते हैं कौन बाद में आते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप वो ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पर आप जितने भी कंपाउंड देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये वाले, ये सारे के सारे 4 कार्बन वाले कंपाउंड है, सॉरी 6 कार्बन वाले कंपाउंड है, और ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, और बाकी ये सब जितने भी हैं बच्चों ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड है। ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन। तो इसका मतलब 6 से 5 यहाँ पे हुआ है, यानी यहाँ पे CO2 निकलेगा। ऐसे ही 5 से 4 यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे CO2 निकलेगा। तो CO2 निकलने की जगह जो है वो आपको पता पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे कंपाउंड जो है यहाँ पे हमने जो बनाए वो कितने कार्बन वाले हैं, वो 6 कार्बन वाले, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन, और बाकी इसके बाद जो भी हैं वो 4 कार्बन वाले कंपाउंड है। अब इस प्रोसेस में एनर्जी कहाँ पे बनती है, तो बच्चे कई बार ध्यान मीन्स ये याद रखना मुश्किल होता है। मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ कि जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इस वाले स्टेप के लेफ्ट साइड में मीन्स इस तरफ, इधर ही मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लगभग हर स्टेप, एक स्टेप को छोड़ के बाकी सब स्टेप में यहाँ पे एनर्जी बनती है। किस तरीके से एनर्जी बनती है कि जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो उस टाइम पे NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADH2 के अंदर, यानी 2 NADH2। और बच्चों ये 2 साइकिल चल रही है इसलिए 2 लिख रहे हैं हम, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल आपने देखे 2 लिखे हैं मैंने। और इसके बाद जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो बच्चों यहाँ पर जो GTP होती है
उसका प्रोडक्शन होता है, यानी जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में। और ये जीटीपी कपल्ड रिएक्शन के फॉर्म में अपना फॉस्फेट रिलीज करके फिर से जीडीपी में कन्वर्ट होता है, और इस फॉस्फेट को लेता कौन है, इसको लेता है एडीपी, कन्वर्ट हो जाता है किस में, एटीपी में। तो इस तरीके से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक के बाद में NADH2 बना, फिर सेकंड स्टेप में एटीपी बना, थर्ड स्टेप जो है इसके बाद में, यानी जहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है वहीं पे ही आप ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट एनर्जी जो बनती है वो बनती है FADH2, यहाँ पर FADH2 बन जाएगा। फिर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, इस स्टेप में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है तो फिर से बच्चों यहाँ पर NADH2 का प्रोडक्शन होता है। तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है इसी साइड में बनेगी। और आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि पहले NADH2, फिर GTP और फिर FADH2, फ्यूमेरिक का FADH2, फ्यूमेरिक और FADH2 यहाँ पास पास में है, ध्यान रखें आप। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें कुछ एनर्जी नहीं बनी, और लास्ट स्टेप जो मैलिक से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहा है उसके अंदर फिर से NADH2 बनता है। जबकि इस साइड में यदि हम बात करें तो ये स्टेप छोड़ करके उससे जस्ट पहले सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे एनर्जी बन रही है, NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। तो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन में कहाँ पर एनर्जी बनती है वो पता लग गया। बच्चों CO2 कहाँ निकल रही है वो भी आपने देख लिया था, मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 6 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, यानी यहाँ पर CO2 रिलीज हुई है। ऐसे ही यहाँ पर जो अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना है, इस स्टेप के अंदर भी CO2 रिलीज होगा क्योंकि इसके बाद वाले कंपाउंड 4 कार्बन के हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो 6 CO2 रिलीज होते हैं वो बच्चों आपको अब तक पूरी तरीके से दिख गया होगा। कैसे कि जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर लिंक रिएक्शन में 2 CO2 निकल गया था, 2 CO2। फिर आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना तब 2 CO2 बने, और फिर ऐसे ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना तो 2 CO2 बने। तो टोटल 6 CO2 हमारे निकल चुके हैं प्रोसेस के। और बच्चों अब इसके बाद जो स्टेप बचता है, इंपॉर्टेंट बात बचती है कि आखिर किस स्टेप के अंदर कौन से एंजाइम्स काम करते हैं। तो बच्चों पहले स्टेप के अंदर जहाँ एसिटाइल कोएंजाइम A, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं सिट्रिक एसिड। इस स्टेप के अंदर सबसे पहले एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो एंजाइम कौन सा है, यहाँ पर वो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। और साथ में बच्चों यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ये, और वाटर भी यूटिलाइज होता है। इसके बाद बच्चों एंजाइम के नाम ध्यान रखने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि जहाँ पर भी NADH2 या FADH2 बनता हो या ब्रेक होता हो वहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम का नाम होता है डीहाइड्रोजिनेज। पहले हम सबस्ट्रेट का नाम लिख देंगे इसके, तो एंजाइम का नाम बन जाएगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऐसे अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पर भी NADH2 बन रहा है तो एंजाइम का नाम क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज। ऐसे ही यहाँ जहाँ पे भी GTP या ATP बनती है वहाँ पर एंजाइम होता है बच्चों काइनेज एंजाइम। ये कुछ रूल्स हैं जो हमने पहले भी बात की थी, तो आपको पता पड़ गया है कि इस रिएक्शन में जहाँ भी NADH2 बन रहा है वहाँ पे एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज होगा, जहाँ पे भी ATP बन रहा है या GTP बन रहा है वहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा, सिट्रेट बनाने वाला एंजाइम तो सिट्रेट सिंथेटेज होगा। और जहाँ पे भी बच्चों CO2 निकल रहा है, जब CO2 NADH2 दोनों हो तब तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, बट अकेला जहाँ CO2 निकल रहा है वहाँ पर एंजाइम का नाम होगा बच्चों डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम होगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो बच्चों इतने एंजाइम के नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप देख करके इजीली समझ पाएंगे कि जहाँ भी NADH2 FADH2 बना वहाँ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जहाँ भी ATP या GTP बना वहाँ पे काइनेज एंजाइम, और CO2 जो निकल रहा है वो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। इसके अलावा अब जो एंजाइम बचते हैं उनके नाम बहुत ही आसान है कि सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है तो एंजाइम का नाम होगा एकोनिटेज, और सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बना है वहाँ पे भी सेम एंजाइम, क्योंकि रिवर्स टाइप की रिएक्शन ही है, एकोनिटेज ही वर्क करता है। एकोनिटेज एंजाइम जो होते हैं उनके साथ में आयरन एज अ कोफैक्टर प्रेजेंट होता है बच्चों। और फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना, यहाँ पर एंजाइम जो होगा उसका नाम होगा बच्चों फ्यूमेरेज। कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे एंजाइम होगा फ्यूमेरेज। ठीक है बच्चों,
तो मुझे लगता है कि आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एंजाइम्स के नेम है वो रटने नहीं पड़ेंगे, आपको अब आसानी से ध्यान रहेंगे। तो बच्चों इस साइकिल के अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये स्टेप जो आप देख रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने वाला स्टेप, इस स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, इस स्टेप के अंदर CO2 भी बाहर निकल रही है, NADH2 भी बन रहा है। तो क्या आपको ये स्टेप बिल्कुल सेम लग रहा है किसकी तरह, ये लिंक रिएक्शन की तरह। सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, पायरुविक एसिड की जगह दूसरा कीटो एसिड है, उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए की जगह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, लेकिन प्रोसेस सेम हो रही है, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे भी हो रहा है और बच्चों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्रेब्स साइकिल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस क्रेब्स साइकिल का एनर्जी कैलकुलेशन। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने देखा बहुत सारा एनर्जी गेन हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर NADH2 कितने प्रोड्यूस हुए बच्चों। और ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये वन साइकिल नहीं, एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ 2 क्रेब्स साइकिल हम पढ़ रहे हैं। 2 क्रेब्स साइकिल क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ग्लूकोज के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है उसके लिए, यानी यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू 1 ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है हमारा वो हम एक ग्लूकोज लेकर के पढ़ रहे हैं। तो एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था और उसके अकॉर्डिंग 2 बार साइकिल हमने स्टडी की, तो उसमें 2 साइकिल में NADH2 कितने प्रोड्यूस हुए। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर आपने देखा कि NADH2 2 यहाँ पे बन रहे, 2 NADH2 यहाँ पर बने हैं और 2 NADH2 यहाँ पर बने, मीन्स टोटल कितने, टोटल 6 NADH2 बन गए हैं। तो बच्चों 6 NADH2 बन गए हैं और ये 6 NADH2 को यदि हम ETS में जब पार्टिसिपेट कराएंगे तो यदि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे किसके, 18 ATP के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो NADH2 कितने बने वो पता पड़ गया, उसके अकॉर्डिंग ATP भी देख लिया हमने। ये किसके थ्रू मिलेगा, बाय ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फिर इसी तरीके से जो FADH2 बना था बच्चों वो कितने बने, FADH2 प्रोड्यूस्ड हम चेक कर रहे हैं। देखो बच्चों, तो FADH2 बना था सिर्फ एक जगह यहाँ पे। तो बच्चों कितने, 2 FADH2 हो गए हमारे यहाँ पे, 2 FADH2। और बच्चों एक FADH2 यदि 2 ATP के इक्विवेलेंट हो तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 ATP के इक्विवेलेंट। ये भी ATP में कन्वर्ट होगा कैसे, जब ये ETS में पार्टिसिपेट करेगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन उस टाइम पे। और बच्चों GTP जो है वो भी बना था इस प्रोसेस के अंदर, कितना GTP बना था, सिर्फ एक स्टेप में बन रहा था और हम 2 साइकिल को लेके पढ़ रहे हैं इसलिए 2 GTP। और ये 2 GTP भी इक्वल होते हैं किसके, ATP के, यानी ये 2 ATP भी बोल सकते हैं हमको। ये बच्चों कौन सा है, क्या ये भी ETS है, नहीं, ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये बन रहा है। तो बच्चों टोटल एनर्जी गेन कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी गेन वो हो जाएगा हमारा 18 + 4 + 2, यानी टोटल 24 ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो इस क्रेब्स साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए इतनी बात। तो फिर बच्चों हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस ये जो हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा उसके रिलेटेड, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएंगी कुछ और बातें। देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स आर यूज्ड। और पहला ऑप्शन है पायरुविक एसिड से इथेनॉल और CO2 बनना, सेकंड है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 बनना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और CO2 बनना, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आप सोचेंगे कि पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनना, ये तो 2 स्टेप में हुआ था रिएक्शन, हमने पढ़ा था। पायरुविक एसिड से पहले क्या बना था, एसिटाल्डिहाइड, और उस प्रोसेस में CO2 निकला था, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हुआ था, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम में रिड्यूस होकर इथेनॉल बना दे रहा था।
तो इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर से डीकार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पायरुविक जो ऑप्शन है उसके अंदर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना। तो बच्चों ये भी प्रोसेस आपने पढ़ा था, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर रिडक्शन हुआ था, यानी कि NADH2 बना था और CO2 बाहर निकला था। तो आपको लग रहा होगा ये भी आंसर सही है। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक और ये दोनों तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सेम सा स्टेप है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर तो 2 एंजाइम यूज़ हुए हैं जो हमने क्लियरली देखे थे। यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना जो है वो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से होता है। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम अलग अलग काम नहीं करते हैं, यहाँ पर एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये प्रोसेस हो रही है दोनों के अंदर। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो है, ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये तीनों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो हैं। लेकिन पायरुविक एसिड से एथेनॉल बनता है तो उसमें 2 स्टेप में होता है, एक बार डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और एक बार डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। बट इन दोनों में रिएक्शन जो है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू ही कंप्लीट हो रही है, इसलिए आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, एक और भी क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे सपोज पायरुविक एसिड जो है उससे लैक्टिक एसिड बना। पायरुविक एसिड सपोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में। ये रिएक्शन हमने पढ़ा है। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनर और प्रोटॉन डोनर कौन है। क्वेश्चन है कि व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इन लैक्टिक एसिड विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। तो क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि आपने पढ़ा था इसके अंदर पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो रिडक्शन होता है, जो NADH2 यहाँ पे यूज़ होता है कुछ इस तरीके से। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर कौन है इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर जो है वो NADH2 है। क्यों? क्योंकि NADH2 जो है यही रिड्यूस करता है किसको, पायरुवेट को। तो H+ और इलेक्ट्रॉन देता है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन देगा और NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेसिपिएंट कौन है। तो बच्चों पायरुविक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेसिपिएंट है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। तो NADH2 NAD में कन्वर्ट हुआ है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, जबकि पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो बच्चों इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लिंक रिएक्शन और जो क्रेब साइकिल या TCA साइकिल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक जो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।